स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में और स्वागत है आप सभी का उस साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सर्वेक्षण में, जिसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपके साथ एक संवाद स्थापित करें, साझा कर सकें उन विचारों का, मुद्दों का, विश्लेषण का, जो हमें यह समझने में सहायक होते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बदल रहा है, कैसे घटनाएं नज़दीक की या दूर की प्रभावित कर रही हैं भारत के राष्ट्र हितों को, और किस प्रकार भारत के नीति निर्धारकों को, उनका क्रियान्वयन करने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्र हितों का संवर्धन, संरक्षण निरंतर बदलती परिस्थितियों में किस तरह भली भांति किया जा सकता है। हाल के दिनों में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई है जिसने सबको स्तब्ध रख दिया है, विस्मित रख दिया है। मानो यह यथेष्ट नहीं था कि जिन अतिनाटकीय परिस्थितियों में, जिन अपमानजनक परिस्थितियों में अमेरिका को रण छोड़कर पलायन करना पड़ा था अफगानिस्तान के मोर्चे से, वह काफ़ी नहीं था। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, अभी लोग उसको ही आत्मसात करने का प्रयास कर रहे थे कि ये नई घटना घट गई, और यह नई घटना थी ऑकस नामक एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन की घोषणा। अब ये ऑकस जो है, ये अंग्रेज़ी के कुछ अक्षरों का संक्षेपाक्षर है, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके पहले अक्षरों को मिलाकर ऑकस नाम की एक त्रिकोणीय गठबंधन बनाया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये पश्चिमी जनतांत्रिक अंग्रेज़ी भाषी सबसे प्राचीन जनतंत्रों का, उदार देशों का एक गठबंधन है, और जो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका एक प्रभाव तो तत्काल ये पड़ा कि इसके संगठन की घोषणा के साथ ही जो क्वाड्स अब तक बहुत चर्चित था, जो चतुष्कोणीय एक साझेदारी थी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की, वो हाशिए पर पहुंच गई। और आप ये भी कह सकते हैं वो हाशिए से भी परे धकेल दी गई, क्योंकि अब तक घोषणा ये की जा रही थी, सारी चर्चा ये थी, विश्लेषण ये था, सारा आख्यान ये था, जिसे अंग्रेज़ी में नैरेटिव कहते हैं, कि दक्षिणी चीनी सागर में, हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक विस्तारवादी तेवरों से जूझने के लिए एक ये मोर्चा बनाया जाएगा, जो सैनिक संगठन भले ही ना हो, मगर इनके सदस्यों की क्षमता चीन को संतुलित करने की होगी। और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा था कि भारत की इसमें प्रमुख भूमिका होगी। भारत के राष्ट्रहित इस पूरे क्षेत्र में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, सामरिक, संवेदनशील, भारतीय व्यापार के लिए सांस्कृतिक संबंध भारत के इस क्षेत्र से बहुत सदियों पुराने हैं, और भारत की नौसैनिक क्षमता भी शायद यहाँ कमतर नहीं आकी जानी चाहिए। मगर आज जब ये अलग हो गया है, क्वाड्स के बारे में कहा जा रहा है, क्वाड्स की भूमिका कुछ और रहेगी, उसको कुछ और काम सौंपे जाएंगे, और जो काम यहाँ सामरिक प्रतिरोध का था चीन का, वो काम अब ये ऑकस करेगा। अब ये ऑकस के बारे में क्यों एकाएक ये परिवर्तन हुआ, क्यों इसके प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बहुत बुनियादी तौर से पड़ने वाले हैं, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ चीन और दक्षिणी चीनी सागर और हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, ये भारत और चीन के मुकाबले तक सीमित नहीं है। इसकी घोषणा होते ही फ्रांस ने बहुत कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना की। उसने कहा कि अमेरिका ने उसके साथ दगाबाजी की है, ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पीठ में छुरा भोंका है, और ये कठोर शब्द थे, और ये शब्द ही कठोर नहीं थे। उन्होंने अपने कठोर शब्दों को विदेश नीति में अंजाम भी दिया, अपने राजदूत को अमेरिका से बुला लिया, अपने राजदूत को ऑस्ट्रेलिया से वापस घर बुला लिया, और ये दोनों ऐसी घटनाएँ थीं जिन्हें अप्रत्याशित और अभूतपूर्व कहा जा सकता है। मगर यह समझने के लिए क्यों फ्रांस इतना नाराज़ हुआ, और क्यों यूरोपीय समुदाय में खलबली मच गई, क्यों लोगों को ये लगा कि अब नाटो ध्वस्त हो रहा है, क्यों लोगों को ये लगा कि अंग्रेज़ी भाषी एंग्लो सैक्सन नस्ल के उपजाति वर्ग के लोग एक हो रहे हैं और यूरोप से अपने को अलग कर रहे हैं और अपने सामरिक हितों को अलग समझ रहे हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना ज़रूरी है जिसमें ऑकस की स्थापना हुई और फ्रांस इतना नाराज़ हुआ। यही मुद्दा हम आपके साथ इस बार साझा करेंगे, क्योंकि ये हमारे ख्याल से क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, सभी परिप्रेक्ष्यों में महत्वपूर्ण है, और कहीं न कहीं इससे सभी बड़ी शक्तियां, चीन, रूस, यूरोपीय समुदाय प्रभावित होते हैं। फ्रांस की नाराज़गी का सबसे बड़ा सबब ये था कि कई अरब डॉलर का पनडुब्बियों का एक सौदा जो उसने पटाया था ऑस्ट्रेलिया के साथ कई बरस पहले, वो एकाएक ऑस्ट्रेलिया ने खारिज कर दिया। और खारिज करने के साथ ये घोषणा की कि जो पनडुब्बियाँ वो ख़रीद रही थी फ्रांस से, वो बड़ी पुरानी थी, उनको पहुँचाने में फ्रांस देर कर रहा था, वो परमाणु संचालित नहीं थी, और उसके अमेरिकी दोस्तों ने अब उसको परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ देने का वादा किया था जो दूर तक मार करती थी, पानी बहुत गहरी
डूब सकती थी और वो चीन का मुकाबला करने में ज़्यादा समर्थ थी इन पुरानी पड़ गई पौराणिक फ्रांसीसी पनडुब्बियों के बले। मगर फ्रांस का कहना था यदि जब जब कोई शिकायत ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पनडुब्बी की डिज़ाइन या देरी के बारे में की है तो उन्होंने उसमें सुधार किया है भूल चूक में। अगर कीमत कहीं बढ़ी थी तो उसमें रियायत दी गई है, अगर समय से पनडुब्बियाँ नहीं पहुंची थी तो उसके लिए कोई डिज़ाइन में परिवर्तन किए गए थे, उनमें सुधार किया गया था। और फ्रांस का कहना था यदि ऑस्ट्रेलिया ने ज़रा सा भी उनको संकेत दिया होता कि उन्हें परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ चाहिए तो उन्होंने इन पनडुब्बियों की डिज़ाइन बदलकर उन्हें परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ ही दी होती। मगर यदि ऑस्ट्रेलिया इस बढ़ी हुई कीमत को चुकाने को तैयार था तो वो फ्रांस के साथ भी नया सौदा पटा सकता था। और फ्रांस को सबसे ज़्यादा दुख, क्षोभ और रोष इस बात का था कि ये जो परिष्कृत टेक्नोलॉजी इन परमाणु संचालित पनडुब्बियों की है उसका साझा अमेरिका ने फ्रांस के साथ तक नहीं किया है, जबकि वो उसका इतना भरोसे का वर्षों पुराना साथी साझीदार नाटो में रहा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन को दी है और इसका साझा किसी और से नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी जाता है कि अमेरिका के मन में नाटो के बावजूद अपने यूरोपीय संधि मित्रों के प्रति कहीं ना कहीं एक शक का भाव है, वो फ्रांस हो या जर्मनी हो, कि क्या उनके हाथ में इस तरह की टेक्नोलॉजी देना निरापद है। और ये कहीं ना कहीं जब मन में इस तरह का पेंच हो तो कोई संधि संगठन देर तक बचा नहीं रह सकता। अमेरिका ये तो पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नाटो का खर्च वो आने वाले वर्षों में नहीं उठाने को तैयार है। जो नाटो की सेनाएं तैनात थी जर्मनी की सरहद पर वो वहाँ से हटाकर पोलैंड में भेज दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जर्मनी के मन में भी ये शंका उठने लगी है कि उसको अब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता खुद करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में कई बुनियादी पेंच और हैं कि यूरोपीय समुदाय में जिस तरह से जनतांत्रिक निर्णय लिए जाते हैं, हर छोटा बड़ा राज्य अपने एक मत का दुरुपयोग करता है, वो पोलैंड हो, पूर्वी यूरोप के अन्य देश हों, स्कैंडिनेविया के देश हों, जिनकी कोई सहमति यूरोपीय समुदाय के बड़े देशों से, फ्रांस या जर्मनी से नहीं है। तो एक सामूहिक विदेश नीति, सामुदायिक विदेश नीति में एकता के साथ आगे बढ़ना कठिन होता है। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बुनियादी मतभेद अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और यूरोपीय समुदाय के परिप्रेक्ष्य में है। अमेरिका के मन में यह शक बहुत गहरा है कि यूरोपीय समुदाय की, खासकर फ्रांस और जर्मनी की अपेक्षा यह है कि यूरोपीय समुदाय अमेरिका की छत्रछाया से हटकर अपनी एक स्वायत्त विदेश नीति पर आचरण करे जिसमें यूरोप के सामुदायिक हितों का साधन हो और कम से कम उभयपक्षीय दृष्टि से फ्रांस और जर्मनी के हितों का साधन, संरक्षण, संवर्धन होता रहे। अब ये स्वाधीन विदेश नीति क्या होगी, किस हद तक हो सकती है, इसके बारे में निरंतर मतभेद हैं। अमेरिका का मानना है कि जर्मनी और फ्रांस, वो शरणार्थियों के बारे में नीति हो या चीन के साथ संबंधों के बारे में नीति हो, दोनों एक मतभेद उनकी बुनियादी सोच में और अमेरिका की बुनियादी सोच में है। अमेरिका की बुनियादी सोच रूस और चीन के प्रति मुठभेड़ वाली है, प्रमुख प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी वाली है। यूरोप का ऐसा सोचना नहीं है। अभी हाल में यूरोपीय समुदाय ने एक बड़ा सौदा पटाया था चीन के साथ। अब ये नहीं लगता कि उसको लागू किया जा सकेगा हाल की इस गर्मा गर्मी के बावजूद, मगर आज भी ये स्थिति है कि चीन बारंबार यूरोपीय समुदाय के सदस्यों को, खासकर फ्रांस और जर्मनी को, ये सुझाने की कोशिश करता है कि उनके हित हमेशा अमेरिका के हित के साथ उनका सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता है, उनका सन्निपात नहीं होता है। इन देशों को अपने हितों को अपनी नज़रिए से परिभाषित करना चाहिए और उसके अनुसार चीन के साथ अपने संबंधों को संचालित करना चाहिए। अमेरिका के मन में यह शक भी है कि उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वाणिज्य युद्ध की घोषणा की थी चीन के विरुद्ध, रूस के विरुद्ध, और इन दोनों देशों के साथ यूरोप के संबंध ऐसे हैं कि जो अमेरिका से थोड़ा भिन्न है। जहाँ तक ऊर्जा सुरक्षा का संबंध है, फ्रांस हो या जर्मनी या बाकी यूरोप, वो निर्भर है एक बहुत बड़ी सीमा तक अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस के फॉसिल फ्यूल्स पर, साइबेरिया से आने वाली तेल गैस पर। और अभी हाल रूस ने घोषणा की है एक नॉर्ड 2 ऐसी समुद्र के नीचे से आने वाली गैस पाइपलाइन की, जो यूक्रेन को भी पहले छोड़ देगी और सीधे यूरोप तक पहुंचेगी। अमेरिकी बार बार यह चेतावनी देते रहे हैं कि यूरोप को इस भयादोहन के लिए अपने को नहीं छोड़ना चाहिए। पुतिन का रूस जब भी चाहेगा इस गैस का जो नल है उसको कस सकता है, घोर जाड़े में यूरोप को संकटग्रस्त कर सकता है, गैस की कीमत बढ़ा सकता है, उसका सामरिक उपयोग कर सकता है। मगर यूरोप जानता है कि इस गैस के बिना भी उसका काम नहीं चल सकता है। अब इसके अलावा जो
रूस के साथ संबंध है, चीन के साथ संबंध है, उसका टेक्नोलॉजी का भी एक पक्ष है। अमेरिका बार बार यह आरोप लगाता रहा है कि रूस और चीन दोनों ही साइबर हमले उस पर करते रहते हैं, उसकी सामरिक सुरक्षा को टेलीकॉम के संयंत्रों से, चीनी संयंत्रों से खतरा है। मगर यूरोप वासियों का कहना है कि उन्होंने अपने हितों को देखते हुए जो 5G टेक्नोलॉजी है या हुएवी कंपनी चीन की है, उसमें इतना निवेश करा हुआ है कि आज अचानक उसके साथ संबंधों को तोड़ना इस क्षेत्र में उनके लिए संभव नहीं है। तो ये बात अगर अपनी जगह पर रहती है तो ये भी एक मतभेद का बड़ा कारण है। यूरोपीय समुदाय के बाकी देशों की बात अगर हम छोड़ भी दें तो फ्रांस और जर्मनी दोनों ही उस अमेरिकी मनोदशा से थोड़ा खिन्न है जिसमें अमेरिका नाटो का खर्च उठाने को तो तैयार नहीं है, बारंबार तिरस्कृत करता है यूरोपीय समुदाय के बड़े देशों को, यदि आपने अपनी सुरक्षा को निरापद रखना है तो उस खर्च का बोझ आप खुद उठाइए। तो वो यदि उन्हें सामरिक संरक्षण नहीं दे रहा है तो फिर उसे क्या अधिकार है उनकी नीतियों में दखलंदाजी का और उनको ये निर्देश देने का कि वो चीन या रूस के साथ अपने संबंधों को कैसे संचालित करें। कुछ मनमुटाव बढ़ा था अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान में जिस नाटकीय ढंग से अमेरिका ने पलायन किया और अकेला छोड़ दिया अपने संधि मित्रों को, साझीदारों को, अपने सिपाहियों को तो वो बचा कर ले आई, मगर बाकी लोगों को वहाँ छोड़ दिया इस भरोसे कि हमने तालिबान के साथ ये समझौता कर रखा है कि सभी यूरोपीय देशों के लोगों को निरापद वहाँ से बाहर लाया जा सकेगा। मगर इसमें मनमुटाव जो थोड़ा बहुत था वो तो हुआ ही, मगर उसके बाद लोगों को ये चिंता थी कि यदि अमेरिका अपने संधि मित्रों को अकेला छोड़ सकता है इस तरह अफगानिस्तान में, तो क्या भरोसा किया जा सकता है उसका क्वाड्स पर, क्या भरोसा किया जा सकता है उसका नेटो पर। ये दोनों चीज़ें बहुत गंभीर हैं और हमको ये भी सोचना होगा कि न केवल इसने खलबली मचाई है यूरोपीय समुदाय में, इसने खलबली मचाई है अन्यत्र भी। आसियान के जो देश हैं, 10 बड़े देश हैं जिनमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, तेल उत्पादक निर्यातक देश ब्रुनेई है, जिनमें से कुछ के संघर्ष चल रहे हैं सरहद को लेकर, तेल संसाधनों को लेकर, कृत्रिम द्वीपों को और प्राकृतिक द्वीपों को लेकर चीन के साथ, मगर उनके व्यापारिक संबंध भी चीन के साथ इतने घनिष्ठ हैं कि वो उनको एकाएक तोड़ना नहीं चाहते हैं। जब उनको एकाएक ये लग रहा है कि अमेरिका यदि क्वाड्स को हाशिए पर पहुंचा सकता है, जापान को अकेला छोड़ सकता है, तो वो कभी भी उनको निरापद नहीं रखेगा। उसको चिंता है तो अपनी नस्ल के, अपनी अंग्रेज़ी भाषी ऑस्ट्रेलियाओं की, बाकी उनको नहीं किसी की चिंता है। तो ये खलबली जो है, ये भले ही चीन कहता रहा है कि क्वाड्स हो या ऑकस हो, ये सैनिक गठजोड़ हैं चीन के खिलाफ, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। चीन के खिलाफ इस तरह का गठबंधन शुरू से अमेरिका करता रहा है। शीत युद्ध के दौरान वो सियोटो हो, वो आंजुस हो, वो आसा या आसियान हो, इन सब की परिकल्पना ऐसे ही की गई थी कि साम्यवादी चीन का प्रतिरोध इस इलाके में किया जा सके। मगर आज स्थिति ये है कि जिस आसियान का गठन चीन के प्रतिरोध में किया गया था, वह चीन का सबसे बड़ा आर्थिक साझीदार आयात निर्यात के मामले में है, और चीन के साथ तमाम मतभेद होने के बावजूद वो चीन के प्रति मुठभेड़ के तेवर अपनाने को तैयार नहीं है, खासकर जब अमेरिका अफगानिस्तान की तरह इस क्षेत्र से भी पलायन कर रहा है, और इसकी जिम्मेदारी मुख्यतः वो ऑस्ट्रेलिया पर छोड़कर जा रहा है। भारत ने अपनी तरफ से जब जब ये कोशिश की कि वो इस नए संगठन का सदस्य बने, तो उसका तिरस्कार थोड़ा किया गया और उसको ये बात साफ कह दी गई कि वो इसका सदस्य नहीं बन सकता है, क्वाड को कुछ दूसरी भूमिका सौंपी जाएगी जिसका चर्चा हम अलग से करेंगे। तो ये अगर आप देखें तो ऑकस की स्थापना ने बड़ा दबाव डाला है यूरोपीय समुदाय पर, चिंता में डाला है, आशंकाग्रस्त किया है रूस और चीन के संबंधों को यूरोपीय बड़े देशों के साथ। जर्मनी में चुनाव के बाद चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी नहीं प्राप्त कर सकी बहुमत, उनका युग समाप्त हो रहा है और अब जर्मनी को लंबे समय तक अस्थिरता, असमंजस के दौर का सामना करना पड़ेगा, तो वो कोई निर्णायक भूमिका इस क्षेत्र में निभाने में असमर्थ है। ये सारे मतभेद जारी रहेंगे यूरोप के संदर्भ में। हाँ, जो एक देश इससे बड़ा हुलसा हुआ है वो ग्रेट ब्रिटेन है, जिसका मानना था कि ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय समुदाय का कद बौना हो जाएगा। उसको लग रहा है ऐसा हो रहा है, मगर स्वयं उसकी हालत कितनी खस्ता है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ ईंधन की राशनिंग की नौबत आ रही है, वहाँ खाने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, और अभी इस समय अपनी पीठ थपथपा लें, अपने आलोचकों का ध्यान अन्यत्र पथभ्रष्ट कर सकें बोरिस जॉनसन, देर तक वह भी निरापद रहने वाले नहीं हैं। और किस सीमा तक अमेरिका के साथ उनका व्यापार यूरोपीय समुदाय के साथ ब्रिटेन के व्यापार की भरपाई कर सकेगा, सोचने लायक चीज़ होगी।
हम इन सब मुद्दों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर। ऑकस की स्थापना भारत को किस तरह से प्रभावित करती है। भारत सरकार ने बहुत दिलेरी से ये दिखाने की कोशिश की है कि इससे कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। क्वाड्स की महत्ता आज भी बनी रहेगी। क्वाड्स की महत्वपूर्ण भूमिका दक्षिणी चीनी सागर में, हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनी रहेगी। मगर ये अपने मन को बहलाने वाला ही एक संकेत इससे मिलता है। ये बात निर्विवाद है कि क्वाड अब खारिज हो गया है और भारत ने शायद कुछ अदूरदर्शिता के साथ ही कुछ अतिशय उत्साह में भागीदारी ली थी और अपनी भूमिका को गंभीरता से ग्रहण किया था। भारत का तर्क यह था कि चीन के साथ उसकी मुठभेड़ ज़मीनी सरहद पर हो रही है, जहाँ लगभग कांटे का मुकाबला है। तो चीन को संतुलित करने का अगर सवाल है तो नौसैनिक शक्ति के मामले में आज चीन कोशिश कर रहा है विमान वाहक पोत बनाने की, परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ बनाने की, कृत्रिम द्वीप बनाने की, निरंतर ऐसे बंदरगाहों पर कब्जा करने की जो घेर सकते हैं भारत को और बाकी दुनिया के देशों को। वो श्रीलंका हो, वो म्यांमार हो, वो थाईलैंड हो, वो कंबोडिया हो। मगर हाल फिलहाल नौसैनिक शक्ति का प्रक्षेप चीन उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह वो ज़मीनी सरहद पर कर सकता है। तो भारत की सामरिक ज़रूरत यह थी कि कम से कम तराजू के दोनों पलड़े अगर बराबर होने हैं तो नौसैनिक शक्ति भारत की अंडमान निकोबार से लेकर के आगे तक, और वो सहकार करे आसियान के देशों के साथ, और क्वाड्स में तो ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ था और जापान तक वो पहुंच रहा था। तो कई विश्लेषक तब भी ये बात सुझा रहे थे कि भारत की जो संवेदनशील सामरिक ज़रूरतें हैं वो प्रशांत महासागर तक नहीं पहुंचती हैं। मगर अमेरिकियों ने इस महत्वाकांक्षा को भड़काया, भारत को प्रोत्साहित किया और इस बात की भनक तक भारत को नहीं लगने दी कि ऐसा नहीं होता कि रातों रात ऑक्स के निर्माण पर कोई फैसला किया गया हो। काफ़ी समय से ये सुगबुगाहट चलती रही होगी, मगर भारत उसकी भनक तक नहीं लगी और लोगों को लग रहा था कि अमेरिका भले ही अफ़गानिस्तान से हट जाएगा मगर क्वाड्स में वो अपनी एक अहमियत बनाए रखेगा। आज स्थिति ये है कि यदि क्वाड्स नहीं है तो जापान भी उसमें नहीं है। और भारत ने सुझाने की कोशिश की थी, जैसे प्रधानमंत्री चुस्त मुहावरे बनाते हैं कि जय ऑकस हो जाए। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, तो जय ऑकस का जय जयकार इस नारे तक ही सीमित रह गया। अमेरिका ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि क्वाड्स है, ऑकस ऑकस है और ऑकस के विस्तार की कोई घोषणा, कोई अभी योजना नहीं है, न निकट भविष्य में हो सकती है। भारत न तो उस एंग्लोस्फीयर का हिस्सा है, न नस्लवादी तरीके से, न धार्मिक एकता के तरीके से। हाँ, सिर्फ भारतीयों को ये गुरूर ज़रूर है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी अंग्रेज़ों वाली है, हम अंग्रेज़ी बोलते बरतते हैं, हमारी संसदीय प्रणाली अंग्रेज़ों की जैसी है। मगर ये जो जनतंत्र है, भारतीय जनतंत्र, या उसमें जो हाल में विकृतियाँ आई हैं, जो विसंगतियाँ आई हैं, जिनको लेकर भी अमेरिका की नीतियों में और भारत की नीतियों में कुछ टकराव देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं प्रवचन भी भारत को सुनने को मिलते हैं अपने जनतंत्र के बारे में। उन सबको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि भारत जितनी आसानी से बगल बच्चा बनने को तैयार हो गया था, ये बात सुनने में बुरी लग सकती है अमेरिका की, या गोदी में जाकर बैठने को तैयार हो गया था, उसका खामियाजा उसे आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका को प्रसन्न करने के चक्कर में उसने पहले अफ़गानिस्तान में एक स्ट्रेटजिक डेप्थ की, एक सामरिक गहराई की बात की, जिससे पाकिस्तान के संबंधों में निश्चित रूप से खटास आई। अमेरिका को प्रसन्न करने के चक्कर में उसने ईरान से तेल के आयात में कटौती की। तेल ईरान के विपक्ष में न सही मगर ईरान के पक्ष में मतदान समाप्त कर दिया, या तो वह अनुपस्थित रहा या उसने एब्सटेन किया, और ये बात ईरान को नागवार गुजरी। और चाबहार बंदरगाह के निर्माण में जो उसकी भूमिका थी वो निरंतर घटती गई और उसका विस्थापन कर चीन वहाँ पहुँच गया। तो ईरान के साथ संबंधों में थोड़ी खटास अमेरिका को खुश करने के चक्कर में आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं क्वाड्स की भूमिका महत्वपूर्ण थी कि चलिए हम इस मोर्चे से हट रहे हैं तो उस मोर्चे में हमें अधिक अहमियत दी जा रही है। अब हम आज ये भूल रहे हैं कि वही ईरान आज चीन के निकट है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जब स्थिति के सामान्यीकरण की बात होती है तो पाकिस्तान, चीन और ईरान कहीं ना कहीं तुर्की को मिलाकर
कुछ नया घटनाक्रम, कुछ नया सामान्यीकरण अफगानिस्तान में करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक आतंकवाद की लड़ाई का प्रश्न है, अमेरिका ने एक तरह से विश्वासघात भारत के साथ भी किया है। भले ही वो कहता रहे कि हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी हमारी क्षमता ये है कि हम वहाँ शारीरिक रूप से मौजूद हों या न हों, हम चालक रहित विमानों, ड्रोनों के माध्यम से क्षितिज के पार से अक्रॉस द होराइजन ऐसा वार कर सकते हैं दुश्मन पर कि वो उसका सफाया हम वहीं कर सकते हैं। मगर जब इस दावे को दिखलाने के लिए, इसकी नुमाइश के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद एक परीक्षण किया, तो उस ऐसे अक्रॉस द होराइजन ड्रोन के अटैक में कोई आतंकवादी नहीं बल्कि दर्जनों निरीह निर्दोष अफ़गान बच्चे मारे गए और बाद में अमेरिका को इसके बारे में क्षमा याचना भी करनी पड़ी। तो खैर छोड़िए अमेरिका के बड़बोलेपन की यह बात, मगर वहाँ जो आज नई सरकार बनी है तालिबान की, उसमें एक नहीं दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं, जिन पर नामजदगी है, जिनके ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा है और जिनको अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मानवता के विरुद्ध अपराधी करार कर चुका है। यदि अमेरिका उस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार है तो यह सोचना निहायत बचपना, नादानी है कि अमेरिका भारत के जो हितों पर इस अफ़गान घटनाक्रम का प्रभाव पड़ सकता है, जो पाकिस्तान हुलस रहा है, जो अफ़गानिस्तान की भूमि का प्रयोग किया जा सकता है भारत के विरुद्ध, उसमें अमेरिका हमारी कोई मदद करेगा, यह सोचना हमारे लिए बिल्कुल बचपना है। और ख़ासकर ऑकस की स्थापना के बाद इस सारी अमेरिकी और भारतीय विदेश नीतियों के सामंजस्य और सन्निपात के बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जब हमने यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मधुर किया, हमने राफेल की बड़े पैमाने पर ख़रीद की पेशकश फ्रांस के साथ की, या हमने इजराइल से अपने सैनिक साथ सामान को ख़रीदना शुरू किया, तब से एक तरह की खटास हमारे और रूस के संबंधों में भी आनी शुरू हुई है। हमने जब ये पेशकश की कि हम S-400 प्रक्षेपास्त्र रूस से खरीदेंगे, तो अमेरिका ने बहुत दरिया दिली दिखाते हुए कहा कि हम इसके बाद आपके ऊपर प्रतिरोध नहीं लगाएंगे, हम आपको इस प्रतिबंध से मुक्त करेंगे। वरना अमेरिका की घोषणा ये थी कि हमने आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, जो रूस के साथ व्यापार करेगा उस पर भी हम वैसे ही प्रतिबंध लगाएंगे। मगर ये जो संप्रभु देशों की नीति को मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने की अमेरिकी की प्रवृत्ति है, उसके बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत भारत जैसे बड़े देशों को है। जबकि तुर्की जैसा दोस्त अमेरिका को धता बता चुके हैं। तुर्की ने न केवल S-400 प्रक्षेपास्त्र खरीदे हैं, ये भी कहा है कि उनकी अगली खेप भी खरीदेगा, और वो नाटो का सदस्य भी है। और अमेरिका ने जब कहा कि वो वहाँ एक युद्धक जहाज़ के निर्माण को, जो एक जॉइंट वेंचर था, रोक देगा, तो तुर्की ने कहा इसकी चिंता करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो डटा हुआ है अपने राष्ट्रहितों के संधान पर। यदि तुर्की ऐसा कर सकता है तो भारत के लिए निरंतर ये बात स्वीकार करते रहना कि हम रूस से क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे, हम चीन के साथ अपने संबंध कैसे संचालित करेंगे सरहद में मुठभेड़ के बावजूद। अब देखिए, एक बड़ी विचित्र बात यह है कि अमेरिका चीन को शत्रु कहता है, अमेरिका रूस को साफ साफ शत्रु कहता है, उनसे साइबर हमलों की बात करता है, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। मगर जब भारत का प्रश्न है तो भारत के प्रधानमंत्री जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा पर भाषण देते हैं तो कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, मगर बिना नाम लिए पाकिस्तान का, बिना नाम लिए चीन का। तो ये कहना कि सिर्फ बिना नाम लिए कहने में कि हम आतंकवाद का कड़ा जवाब देंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम सारी दुनिया को एकजुट करेंगे, कहना बड़ा कठिन है। क्योंकि आतंकवादियों को समर्थन देने वाले दो देश जो इस समय कहा जा सकता है कि वीटो समर्थ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उनमें एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। भले हम रूस को खुल्लम खुल्ला न कहें कि अमेरिका का समर्थन आज भी पाकिस्तान को उसी तरह मिल रहा है जिस तरह तब मिल रहा था जब वो अफगानिस्तान में था। अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कि आज भी रूस की चुनौती के संदर्भ में, आज भी मध्य एशियाई गणराज्यों के चुनौतियों के संदर्भ में पाकिस्तान अपने कुछ अड्डे उसके पास रहने दे, या वहाँ से कुछ गुप्तचर सूचनाएं उसे मिलती रहें, या वहाँ की खुफिया एजेंसियाँ और सेना उसके प्रभाव में रहे। उनके लिए ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनके लिए भारत पाक संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग कर भारत पर परोक्ष हमले करना आतंकवादी, ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और ये बात हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारी क्वाड्स में भूमिका कम की गई है, हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचता है जिससे हम अमेरिका से कह सकें हम आपका हित साधन कर रहे हैं इस मोर्चे पर, तो आपको हमें कम से कम मदद देनी चाहिए इस दूसरे मोर्चे पर। ये महत्वपूर्ण बात हमारे लिए समझने की है। जितनी आसानी से अमेरिका ने न केवल जापान को अकेला छोड़ा है, बल्कि
फ्रांस को अकेला छोड़ा है, जर्मनी को अकेला छोड़ा है, यूरोपीय समुदाय को अकेला छोड़ा है, और कब वो अपनी इच्छा अनुसार ब्रिटेन को अकेला छोड़ दे या ब्रिटेन को परावलंबी अपने ऊपर निर्भर बना ले, ये कहना बड़ा कठिन है। तो क्वाड्स का अवमूल्यन और ऑकस का गठन भारत के हितों को बहुत विपरीत तरीके से प्रभावित करता है। अब देखना यह है कि भारत क्या कुछ इस दिशा में कर सकता है। भारत ऑकूस की स्थापना का मुकाबला कैसे करेगा, इसके बारे में विभिन्न मत हैं। जहाँ तक भारत सरकार के अधिकारियों का प्रश्न है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कुछ बदला नहीं है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनका हम प्रयोग आज भी कर सकते हैं। मसलन कुछ लोगों का मानना है कि क्या हम फ्रांस को इस बात के लिए राज़ी कर सकते हैं कि जो पनडुब्बियों का सौदा उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ डूब गया है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में क्षेत्र में, क्या वो भारत के पास आ सकता है। भारत ने बड़े पैमाने पर राफेल लड़ाकू जहाज़ों की खरीद की पेशकश की थी, सौदा पटाया भी था। ये सौदा थोड़ा विवादास्पद भी रहा था, पूरी तरह से इसे अभी तक लागू भी नहीं किया जा सका है। मगर क्या बदले परिप्रेक्ष्य में भारत ये आशा अपेक्षा कर सकता है कि अब फ्रांस के साथ उसका सैनिक सामरिक मामलों में सहकार बढ़ेगा। न केवल पनडुब्बियाँ फ्रांस से भारत आएंगी, बल्कि टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भी लड़ाकू विमानों के बारे में, परमाणविक ऊर्जा के उपयोग के बारे में, अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में फ्रांस के साथ हो सकेगा। हम ये ना भूलें कि फ्रांस दुनिया के उन गिने चुने राज्यों में है जिन्होंने परमाणविक ऊर्जा का उपयोग एक अपनी ऊर्जा ज़रूरत की पूर्ति के बड़े अंश के लिए किया हुआ है। भारत के साथ सहकार परमाणविक ऊर्जा के क्षेत्र में सीमित उसका रहा है, मगर क्या अब ये बढ़ सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में यूरोपीय समुदाय के आर्यान रॉकेट के साथ भी भारत की सहभागिता रही थी, मगर क्या हम उसके कुछ सामरिक पक्ष का भी अब परीक्षण कर सकते हैं। मगर जब हमारी ये सामरिक साझेदारी बढ़ेगी तो क्या हम ये आशा भी कर सकते हैं कि हम इसके साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी फ्रांस के साथ अपने सहकार को बढ़ा सकते हैं। क्या हम रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में, प्राण रक्षक औषधियों के उत्पादन में, वैक्सीनों के उत्पादन में, मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों के उत्पादन में ये सहकार आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी भूमिका पहले से चली आ रही है। हाँ, उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितनी होनी चाहिए थी, मगर जहाँ अमेरिका की जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर कंपनियाँ भारत में अपना कारोबार बढ़ाकर लौट रही हैं, निराशा पैदा करती हुई, बेरोज़गारी पैदा करती हुई, वहाँ फ्रांस की कुछ कंपनियाँ रेनॉल्ट जैसी, सिट्रोन जैसी भारत में उतर रही हैं, और उनको अभी भी आशा है कि भारत में उनके उत्पाद लोकप्रिय होंगे। दवाइयों के क्षेत्र में, रसायनों के क्षेत्र में तो ये सहकार बहुत पहले से चल रहा है। और ये सहकार की बात जब हम करते हैं तो हमको ये शायद सोचना चाहिए कि फ्रांस हर ये फैसला अपने राष्ट्र हित में करेगा। और आज दुनिया का हर देश जो कोविड की चपेट में था और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, और फ्रांस में जब चुनाव बिल्कुल आसन्न हैं, तो क्या आत्मनिर्भरता को छोड़कर कोई भी देश किसी विदेशी उत्पाद के आयात को बढ़ावा देगा। और भारत स्वयं, भारत प्रथम की बात करता है, वही अमेरिका करता है, तो क्या फ्रांस इससे इतर सोचता हुआ कुछ करेगा। और क्या फ्रांस ये खतरा मोल लेगा कि भारत के साथ इस तरह के सहकार को कर, जब वो सामरिक सहकार भी उसके साथ कर रहा है और चीन और भारत की प्रतिद्वंद्विता मुठभेड़ है, तो क्या चीन को वो नाराज़ नहीं कर रहा है। तो चीन के साथ जो उसके आर्थिक हित जुड़े हैं, क्या उनकी तुलना में वह भारत के साथ अपने भविष्य के संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण समझेगा। जहाँ तक जर्मनी का प्रश्न है, भारत के लिए यह विकल्प भी आज बहुत सुलभ नहीं है कि वहाँ एंजेला मेर्केल की पार्टी कांटे की लड़ाई में चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। आने वाले कई महीने वहाँ अस्थिर रहेंगे, अनिश्चय के काल में रहेंगे, अस्थिरता रहेगी राजनीतिक और आर्थिक। और वहाँ भी जो चुनौतियाँ हैं, उनका एक पक्ष कहीं नस्लवादी है, एक पक्ष कहीं यूरोप को प्राथमिकता देने वाला है। वहाँ भी कहीं न कहीं जो इस्लामी द्वेषी प्रवृत्ति है वो मेल नहीं खाती है भारत के सांप्रदायिक सद्भाव की और अल्पसंख्यकों के प्रति नीति के साथ। तो कहीं न कहीं हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब बचा रहता है एक विकल्प, ग्रेट ब्रिटेन वाला, यूनाइटेड किंगडम वाला। भारत को पहले ये उम्मीद भी थी कि शायद अब ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन भारत के साथ अपने पुराने संबंधों को जो औपनिवेशिक काल से चले आ रहे हैं पुनः पुख्ता करेगा। मगर आज भी बोरिस जॉनसन ने कोई संकेत इस तरह का नहीं दिया है कि वो भारत को प्राथमिकता देते हैं। भारत यह सोच कर हुरस करता रहता है कि वहाँ की लोकसभा में कुछ भारतीय मूल के लोग हैं, वहाँ के गृह मंत्री और वहाँ के वित्त मंत्री भारतीय मूल के हैं, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दर्जनों भारतीय मूल के लॉर्ड्स हैं। मगर ये सारी बातें गौण हैं।
ये सारे लोग अपने राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, और पार्टियों का जो सोच भारत के प्रति है उसके अनुसार ब्रिटेन की नीति संचालित होगी, और वहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके अनुसार होगी। तो वहाँ भी जिस वित्तीय संकट से, जिस आर्थिक संकट से ब्रिटेन गुजर रहा है, वहाँ ईंधन की राशनिंग हो रही है, वहाँ ये आशंका जताई जा रही है कि क्रिसमस में इस बार कोई आमोद प्रमोद उल्लास नहीं होगा, खाने पीने की सामग्री की कीमत आसमान छू रही है, अपराध नस्लवादी बढ़ रहे हैं, और जब तक बोरिस जॉनसन अपने आयोजकों का ध्यान बटा सकते हैं इस आलोचना से कि वहाँ अलगाववादी तत्व वो आयरलैंड में हो, वो स्कॉटलैंड में हो, वो वेल्स में हो, उनकी चिंता उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो सफल हैं, मगर उनके विपक्षी उन पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कोविड का सामना असफलता से किया है, उन्होंने शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है, वो नस्लवादी अपराधों पर काबू पाने में असमर्थ रहे हैं, वो बड़बोले हैं, आदि आदि। तो आयरिश बैकस्टॉप की समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है, और यदि अमेरिका पूरी तरह से भरपाई नहीं करता उस हर्जे खर्चे की जो ब्रेक्सिट के कारण हुआ है, तो ब्रिटेन इस हालत में हो ही नहीं सकता कि वो भारत की कोई मदद एक विकल्प के रूप में कर सके। कुल मिलाकर हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें आशावादी होने के पहले थोड़ा यथार्थवादी होने की ज़रूरत है। भारत के विकल्प अचानक सीमित हो गए हैं, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य थोड़ा चुनौती भरा हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी चुनौती भरा हो गया है, और हमें अपने हितों की रक्षा करने के लिए अकेले सोचना होगा। हमने जिस सामरिक साझेदारी को विशेष महत्वपूर्ण समझा था अमेरिका के साथ, वो उसका अवमूल्यन अचानक हो गया है। हमको भी भरोसे में नहीं लिया गया था कि ऐसा कोई घटनाक्रम हो सकता है। हम जो सोचते थे कि हम प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बतलाकर अमेरिका से मदद प्राप्त कर सकेंगे, दूसरे ज़मीनी मोर्चे पर अफ़गानिस्तान में की भूमिका हमारे खिलाफ उपयोग ना हो सके, इस कारण इसकी संभावना अब बहुत कम लग रही है। अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, उसके लिए पाकिस्तान आज भी सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है रूस के संदर्भ में, और अफ़गानिस्तान में जो कुछ वो दावा करता है वो उसको पूरा कर सकेगा यह कहना बड़ा कठिन है। तो कुल मिलाकर अमेरिका थका है, निराश है, एक तरह से पलायन कर चुका है इस मोर्चे से। तो भारत को इस स्थिति का सामना करना है। अब सवाल ये बचता है कि भारत करेगा क्या। भारत ने ऐसी कठिन विषम परिस्थितियों का सामना पहले भी किया है। हम बार बार ये बात दोहराते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कभी कभी अचानक बदल जाता है, जो हस्ती होती है वो पस्ती में बदलती नजर आती है। मगर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसकी तकनीकी क्षमता भी काफ़ी बड़ी है, और भारत को कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। भारत ने इससे बुरे दिन अपने आज़ादी के बाद देखे हैं, इससे विषम संकटों से उभर कर सामने आया है। आज भले यह लगता हो कि स्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हैं, मगर हमें पूरा विश्वास है कि हर बड़ी उदीयमान शक्ति की तरह भारत कुछ दिनों में फिर वापस अपनी हस्ती हासिल कर लेगा। कोविड का प्रभाव क्रमशः कम होगा, हमारी आर्थिक प्रगति की दर फिर तेज़ होगी। जब ये होगा तो हम फिर इस स्थिति में होंगे कि सबसे पहले अपने पड़ोस में अपने प्रभाव को प्रतिष्ठित कर सकें, और वो सौम्य शक्ति का भी हो सकता है, और वो इस एहसास का भी हो सकता है कि भारत को नाराज़ करने का, भारत से दुश्मनी बोल लेने का खतरा कोई पड़ोसी नहीं ले सकता, वो पाकिस्तान हो या कोई और। जो स्थिति आज भारत के प्रतिकूल श्रीलंका में, नेपाल में, अभी हाल तक बांग्लादेश में या म्यांमार में देखने को मिल रही है, उससे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम पहले भी इससे बुरी परिस्थितियों से जूझकर बाहर उभरे हैं, इस बार भी हम निश्चित ही कामयाब होंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें आशावान रहना चाहिए, मगर हमारे पैर यथार्थवादी ज़मीन पर ही टिके रहने चाहिए। धैर्य की ज़रूरत है, मगर साहस और जीवट की ज़रूरत भी है, और हमको फ़िलहाल अपना आपा खोना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस सप्ताह इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।